से पहले बात भीमताल में हुए हादसे की करेंगे। तो भीमताल हादसे के घायलों से हल्द्वानी अस्पताल में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की है। भीमताल बस हादसे में अब तक 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। घायलों को एयर एम्बुलेंस अब ऋषिकेश एम्स लाया जा रहा है। घायल नेहा पंत को हल्द्वानी से ऋषिकेश एम्स भेजा जा रहा है। दूसरे घायलों को भी एक एक करके एम्स भेजा जा रहा है, जहां एम्स में विशेष डॉक्टरों की टीम इलाज करेगी। हादसे में 25 लोग घायल हो गए थे, इसमें एक गंभीर घायल की और मौत हो गई है और सीएम ने घायलों को उचित इलाज के आदेश दिए। स्थान में ले जाने की आवश्यकता, उनको ले जाया जा रहा है। यहाँ से अभी तक हेली से 2 लोगों को यहाँ से ले जाया जा चुका है। अन्य भी जो 3-4 लोग और हैं जिनको एम्स ऋषिकेश ले जाना है, अन्य हायर सेंटर ले जाना है, उसके लिए डॉक्टर वहाँ से आ गए हैं। वहाँ के विशेषज्ञ श्री मधुर उनियाल और उनकी टीम यहाँ पर आई हुई है। थोड़ा विजिबिलिटी कम है, विजिबिलिटी ठीक होती है उनको ले जाया जाएगा और हमारा पूरा प्रयास है कि सभी जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों और उनका समुचित इलाज हो। जो इस घटना में, दुर्घटना में जो दिवंगत हुए, मैं उनको सबको अपनी श्रद्धांजलि देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। भीमताल बस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कुछ घायलों को एयर एम्बुलेंस से ऋषिकेश एम्स लाया गया। घायल नेहा पंत को हल्द्वानी से ऋषिकेश एम्स भेजा गया। दूसरे घायलों को भी एक एक करके एम्स भेजा जा रहा है, जहां एम्स में विशेष डॉक्टरों की टीम ने इलाज करेगी। हादसे में 24 लोग घायल हैं। ऋषिकेश से खबर, यहां पर 3 युवक अचानक से नदी के बीच में फंस गए। एसडीआरएफ तुरंत ही मौके पर पहुंची। राहत अभियान चलाकर तीनों को बचा लिया गया। सकुशल तीनों को नदी से बाहर निकाला गया। यहां ऋषिकेश के पास राफ्टिंग जोन फूल चट्टी गोल्फ रैपिड के पास 3 लड़के घूम रहे थे। अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया। इसमें तीनों ही लड़के नदी के बीच पत्थरों में फंस गए। एसडीआरएफ को जैसे ही खबर मिली, तुरंत टीम वहां पहुंची। तीनों को निकाला गया। तीनों युवक ऋषिकेश के श्यामपुर के रहने वाले हैं। उत्तराखंड वन विभाग घोटाले के मामले में देहरादून के ईडी दफ्तर में लक्ष्मी राणा से आज पूछताछ हुई है। लक्ष्मी राणा कांग्रेस नेता और पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत के करीबी हैं। मामला हरक सिंह रावत के वन मंत्री होने के वक्त का है। सीबीआई की जांच में पता चला था 163 पेड़ों की कटाई के स्थान पर 6,903 पेड़ों को काटा गया। इसी मामले में पिछले साल सीबीआई की ईडी ने केस दर्ज कराया था। उत्तराखंड में 35 दिन बाद राष्ट्रीय खेलों का आगाज होने जा रहा है। उससे पहले हल्द्वानी में आज गेम्स की मशाल उत्तराखंड 13 जिलों के लिए रवाना हो गई है। ये मशाल देवभूमि उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के आगाज का ऐलान है, जो 13 जिलों की तकरीबन 4,000 किलोमीटर की यात्रा तय कर खेलों के शुभारंभ से ठीक एक दिन पहले यानी 27 जनवरी को देहरादून पहुंचेगी। और इस मशाल को सीएम धामी ने अपने हाथों से खिलाड़ियों के हाथ में थमा दिया है। इस मौके को उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक बताया जा रहा है। आज कुमाऊं की इस पुण्य धरा से प्रारंभ होने वाली ये मशाल यात्रा न केवल प्रदेश में खेल संस्कृति को बढ़ाने में सहायक होगी, बल्कि हमारे खिलाड़ियों को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए और खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। मेरा नाम जतिन बसेड़ा है। मैं पिथौरागढ़ का निवासी हूँ, पर यहाँ हॉस्टल पे रहता हूँ। हमारे उत्तराखंड में यहाँ राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हल्द्वानी में फुटबॉल व अलग अलग गेम है। इस बार 38 नेशनल गेम्स उत्तराखंड होस्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हल्द्वानी हमारे शहर में फुटबॉल जो है होगा और काफ़ी सीनियर प्लेयर्स आएंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उनसे।
निकाय चुनाव को लेकर टिकटों का मंथन चल रहा है। मंथनों का दौर जारी है। देहरादून में बीजेपी चुनाव समिति की मीटिंग हुई। इसमें पैनल डिस्कशन के बाद नामों पर फाइनल मोहर लगेगी और इस मीटिंग में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा भी शामिल हैं। सीएम धामी वर्चुअली इस मीटिंग से जुड़े। पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक, विजय बहुगुणा के साथ सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, अनिल बलूनी, अजय भट्ट, माला राज्यलक्ष्मी भी मीटिंग में शामिल हुई। प्रदेश कार्यालय में बीजेपी चुनाव समिति की मीटिंग शुरू हो चुकी है। इस मीटिंग में बीजेपी की तमाम टॉप लीडरशिप मौजूद है, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मीटिंग से वर्चुअली कनेक्ट हैं। इस मीटिंग में बीजेपी ने पिछले 3 दिनों में जो पैनल डिस्कशन किया, अलग अलग निकायों में नगर पंचायत, नगर पालिका एवं नगर निगमों को लेकर जो कैंडिडेट तय किए गए, ये माना जा रहा है कि इस मीटिंग में उन नामों पर फाइनल मोहर लगा ली जाएगी और देर रात या फिर शुक्रवार सुबह तक नामों की पहली सूची, कैंडिडेट की पहली सूची जारी कर दी जाएगी। बीजेपी का कहना है कि नगर निगम के लिए अभी तक बीजेपी ने पैनल डिस्कशन के जरिए हर एक निगम के लिए जो 3-3 नामों का पैनल सेट किया है टॉप 3 में, उन नामों पर इस चुनाव समिति की मुहर लग जाएगी और उसके बाद इसको केंद्रीय कमेटी को भेजा जाएगा और फिर केंद्रीय कमेटी नगर निगमों के नाम पर अंतिम तौर पर मुहर लगाएगी, जो अगले 1 या 2 दिन में उनको भी फाइनल किया जा सकता है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौपरवात, न्यूज़ 18 देहरादून। देहरादून में निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की भी मीटिंग हुई है और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के घर पर ये मीटिंग हुई। इसमें कई सीनियर नेता मौजूद रहे। मेयर, नगर पालिका, नगर पंचायत उम्मीदवारों पर चर्चा हुई। प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि 1-2 दिन में कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हो जाएगी। इसमें पहले मेयर और फिर नगर पालिका, नगर पंचायत की लिस्ट आएगी। इसके लिए सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। बहुत गंभीर मनन और चिंतन हुआ है और विशेषकर मेयर सीट में हम किस किस को उम्मीदवार बना सकते हैं, इन बातों पर चिंतन हुआ है। नगर पालिकाएँ हैं, नगर पंचायत हैं और जो महत्वपूर्ण ज़िले हैं वो उनके वार्ड का मामला भी है। तो हमें उम्मीद है कि हम 1-2 दिन में पहले राउंड में मेयर, फिर उसके बाद हम नगर पंचायत और नगर पालिका और नगर पंचायतों के टिकट फाइनल कर देंगे। निकाय चुनावों में महिलाएं एक बार फिर राजनीति का केंद्र बनने वाली हैं और इसका कारण है वोटिंग में उनका दबदबा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आधी आबादी के वोट से नगर निकायों में भी अपनी जीत की उम्मीद संजोए हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में निकायों के लिए 23 जनवरी को होने वाले मतदान में 30,60,000 वोटर्स वोट करेंगे, जिनमें अकेले महिला वोटर्स की संख्या करीब 15 लाख के आसपास है। उत्तराखंड का पैटर्न बताता है कि चुनाव कोई भी हो, पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा महिलाएं वोट डालने जाती हैं। इसलिए निकायों की सियासत भी महिला वोटर्स के इर्द गिर्द केंद्रित रहने वाली है। 2022 के विधानसभा चुनाव में कुल 65% वोट पड़े थे। यहाँ भी पुरुषों की तुलना में 4.5% ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में पुरुषों का मतदान प्रतिशत करीब 56% था, तो महिलाओं का मतदान प्रतिशत 3% ज्यादा यानी कि करीब 59% रहा। हाल में हुए केदारनाथ उपचुनाव में 61% महिलाओं ने मतदान किया था, जबकि पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत 6% कम महज 55% रहा। बीजेपी को महिलाओं के बढ़ चढ़कर मतदान करने के इसी वोट परसेंटेज से उम्मीद है। मोदी जी इतना महिलाओं के लिए आगे बढ़ाने के कार्य कर रहे हैं, हर क्षेत्र में महिलाओं के लिए मोदी जी ने योजनाएं बनाई हैं, तो निश्चय ही महिला पार्टी से जुड़ रही है, झुकाव बीजेपी की तरफ है और अधिक से अधिक महिलाएं पार्टी से जुड़कर और बहुत अच्छी विजय हासिल करेंगी। प्रदेश के 4 जिलों अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, पौड़ी में तो निकाय चुनाव में पुरुष और महिला वोटर का आंकड़ा लगभग बराबर है। ऐसे में लोकसभा से लेकर विधानसभा और फिर केदारनाथ बाई इलेक्शन तक के अनुभवों से सीख लेते हुए कांग्रेस भी महिला वोटर्स को गंभीरता से ले रही है। देखिए, महिला वोटर्स बीजेपी की बपौती नहीं है, वो महिला कांग्रेस जो है, महिलाएं जो हैं वो कांग्रेस की भी हैं, भाजपा की, और सब पार्टी में विश्वास करती हैं। और कांग्रेस ने जो इस देश को जो देन कांग्रेस की है, स्कूल, शिक्षा, रोजगार, उसको कोई महिला, आज जिस महिला का बेटा बेरोजगार है, जिसको शिक्षा में रिश्वत देनी पड़ रही है, 40-40 लाख में हाकम सिंह जैसे लोग
जो उनको एडमिशन दिला रहे हैं, तो क्या वो महिला बीजेपी को वोट करेगी? तो ये जो महिलाएं हैं, इनका कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान नहीं किया, और ये महिलाएं वो हैं जो अंकिता भंडारी के मुद्दे पे वीआईपी का नाम पूछती आ रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी खामोश है। अपनी उस छोटी बहन के लिए न्याय मांगती आ रही है, लेकिन उस बच्ची के साथ अब तक न्याय नहीं हुआ। उत्तराखंड का वोटिंग पैटर्न और निकाय चुनाव के वोटर्स की कुल संख्या बताती है कि शहर की सरकार के चुनाव में भी आधी आबादी की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है और महिलाओं का वोट ही नतीजे तय कर सकता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। निकायों के लिए कैंडिडेट फाइनल करने से पहले ही बीजेपी ने कांग्रेस को झटका देना शुरू कर दिया है। गुरुवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में श्रीनगर नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन विपिन मैठाणी और उनकी बहन आशा उपाध्याय ने बीजेपी ज्वाइन की। श्रीनगर से विधायक धन सिंह रावत की मौजूदगी में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उन्हें पार्टी ज्वाइन कराई और आशा उपाध्याय पूर्व में श्रीनगर नगर पालिका अध्यक्ष पद का निर्दलीय चुनाव लड़ चुकी हैं। माना यह जा रहा है कि महिला आरक्षित श्रीनगर निगम में बीजेपी आशा उपाध्याय को मेयर प्रत्याशी घोषित कर सकती है और इसी कार्यक्रम में ऋषिकेश के कांग्रेस के पार्षद जगत नेगी और ऋषिकेश वार्ड से कांग्रेस के पार्षद की दावेदारी कर रहे पुष्कर बंगवाल ने भी बीजेपी ज्वाइन की। कांग्रेस के पार्षद श्री जगत नेगी, इन्होंने भी आज भाजपा की सदस्यता ली है और कांग्रेस के ऋषिकेश वार्ड के जो पार्षद प्रत्याशी थे पुष्कर बंगवाल, इन्होंने पार्टी की सदस्यता ली है। मैं दोनों का अपने परिवार के अंदर स्वागत कर रहा हूँ। ये माहौल पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जीत की ओर एक प्रकार से प्रेरणा का काम करेगा। उत्तराखंड निकाय चुनाव के लिए आचार संहिता लग चुकी है। 23 जनवरी को वोट डाले जाएंगे, लेकिन चुनाव के दौरान ठंड की छुट्टियों और स्नोफॉल की संभावना है। उम्मीदवारों को अभी से ही टेंशन में डाल दिया है इस खबर ने। आगे आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। निकाय चुनाव की उल्टी गिनती ने नैनीताल में उम्मीदवारों की चिंता बढ़ा दी है। स्कूलों की छुट्टी में लोग शहर छोड़ रहे हैं, तो मतदान के दौरान हाईकोर्ट का शीतकालीन अवकाश वोटिंग कम होने की तरफ इशारा अभी से करने लगा है। इतना ही नहीं, इस दौरान बारिश, स्नोफॉल और कड़ाके की ठंड भी उम्मीदवारों के लिए टेंशन लेकर आने वाली है। अब इस सर्द मौसम में अपने वोटर्स को मतदान वाले इलाकों में ही रोकना उम्मीदवारों के लिए बड़ी चुनौती होने वाली है। कई लोग अभी शहर से बाहर हैं और अभी न्यू ईयर के बाद उनके बाहर जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बनी हुई है। ऐसे में मतदान का कम प्रतिशत होना तो प्रत्याशियों को कहीं ना कहीं परेशान करेगा। जो वोटर हैं वो तो उनकी संख्या कम तो हो ही जाएगी, लेकिन जो भी प्रत्याशी होगा मुझे लगता है वो अपने अपने वोटरों को बुलाने की कोशिश करेगा। टेंशन है कि वोट कम होगा? बिल्कुल टेंशन है कि वोट कम पड़ेंगे। चुनाव आयोग ने मतदान को ऐसे वक्त रखा है जब नैनीताल शहर आधा खाली हो जाता है। 25,244 वोटर वाली नैनीताल पालिका में तो आधे वोट ही पड़ने के अनुमान है। तो वहीं पहाड़ी जिले अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर और गढ़वाल में भी कई हिस्सों में स्नोफॉल और ठंड का सीधा असर वोटिंग परसेंटेज पर पड़ेगा। चिल्ला जाड़ा का जनवरी को कहते हैं, तो नैनीताल में तो ये बर्फबारी का, पूरे पहाड़ में बर्फबारी का मौसम है। अगर बर्फबारी दौरान हो गई तो निश्चित तौर पर वोटिंग परसेंटेज पर फर्क पड़ेगा। अब कम से कम नैनीताल में तो चुनाव लड़ने से ज्यादा टेंशन अपने वोटर्स को रोकना साबित हो सकता है। चुनाव ऐसे मौसम में हो रहा है जब वोटिंग का अनुमान कम होने का संकट खड़ा हो गया है। हालांकि यही फ्लोटिंग जनसंख्या कई लोगों के हार जीत का कारण भी बन सकता है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। निकाय चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अब अलर्ट मोड पर आ गई है। चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराना पुलिस और प्रशासन के लिए एक बड़ा चैलेंज है। रुड़की पुलिस ने लाइसेंसी हथियार धारकों से समय रहते अपने हथियारों को संबंधित थाने, कोतवाली और चौकियों में जमा करवाने को कहा, ताकि चुनाव के वक्त कोई बाधा ना हो। साथ ही आपराधिक किस्म के लोगों की भी लिस्ट तैयार की जा रही है, ताकि चुनाव के दौरान कोई उपद्रव न मचा सके। इसको लेकर ग्राम प्रधानों के साथ मीटिंग की जा रही है।
राजकीय इंटर कॉलेज रामनगर में मुस्लिम छात्रों के लिए जुमे की नमाज के लिए दी गई छुट्टी ने अब तूल पकड़ लिया है और इस मामले में शिक्षकों ने एसडीएम को रिपोर्ट की है कि कॉलेज में आने वाले किसी भी बाहरी व्यक्ति की गिरफ्तारी होनी चाहिए। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद अपने कार्यकर्ता सूरज चौधरी के पक्ष में खड़ा हुआ और उन्होंने मांग की कि शिक्षक मुस्लिम छात्रों को इस तरह से छुट्टी लेना बंद करें और स्कूल को सरकार के नियमों के हिसाब से चलाएं। विषय को तुलना दिया जाए, जो अनियमितता थी समुदाय विशेष के छात्र छात्राओं को अवकाश मिल रहा है, तो ऐसे तो जो बाकी सनातनी वहाँ पे छात्र छात्राएं हैं 70-75% वो भी जो है मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ने की मांग करेंगे। सूरज चौधरी कोई अपराधी नहीं है कि पुलिस ने कान पकड़ा और जेल भेज दिया। वो विश्वव्यापी भारत जिसका केंद्र है, ऐसे विश्वव्यापी विश्व हिंदू परिषद का जिम्मेदार दायित्ववान कार्यकर्ता है। सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखना अब सरकारी अफसर और कर्मचारियों को भारी पड़ सकता है। सरकार बकायदा इसके लिए पॉलिसी बनाने जा रही है ताकि कोई भी अफसर कर्मचारी हद में रहकर ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सके। देखिए रिपोर्ट। चुनाव का मौसम हो या किसी अफसर कर्मचारी का सरकार से कोई विवाद, कई बार अफसर कर्मचारी सोशल मीडिया के जरिए अपनी भड़ास निकालते हैं। नतीजा ये कि विवादित सोशल मीडिया पोस्ट से सरकार और शासन की किरकिरी होती है। तो कई बार चुनाव के दौरान अपनी मांगे मनवाने से लेकर नेतागिरी चमकाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में कई बार कर्मचारी सरकार, मंत्री, मुख्य सचिव, सचिव तक को नहीं बख्शते। ऐसे में अब कर्मचारियों और अफसरों की हद तय करने के लिए सोशल मीडिया पॉलिसी बनाई जा रही है, जिसमें दूसरे राज्यों की पॉलिसी भी देखी जाएगी। प्रॉपर एसओपी होने से ये फायदा होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, डूज और डोंट्स की स्थिति है। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा अनुसार एक कार्मिक विभाग इसमें एक ड्राफ्ट नीति बना रही है, अन्य राज्यों का भी उसमें परीक्षण करेगी और देखेगी कि किस तरह से इसमें सोशल मीडिया के लिए कार्मिकों द्वारा किस तरह से उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा विवाद, शिकायत और राजनीति शिक्षा विभाग में देखने को मिलती है, जहां करीब 70,000 कर्मचारी हैं, तो अलग अलग संगठन सोशल मीडिया पर अपनी बात लिखते रहते हैं। सचिवालय से लेकर पुलिस विभाग तक में कुछ कर्मचारी सोशल मीडिया को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु के मुताबिक नौकरी में अनुशासन सबसे जरूरी है, इसीलिए ये कदम उठाया जा रहा है। वहीं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का क्या कहना है, वो भी सुनिए। क्योंकि एक डिसिप्लिन एक बहुत बड़ी चीज होती है, तो इसीलिए डिसिप्लिन वे में किस तरह से सोशल मीडिया का उपयोग किया जा सकता है, इसी के लिए ड्राफ्ट पॉलिसी के लिए कहा गया है। कर्मचारी तो शुरू से ही कर्मचारी आचरण नियमावली से बंधा हुआ है और उसकी शर्तों का पालन उसे करना ही होता है और जब वो ज्वाइन करता है उसी समय उससे लिखवा करके एक एफिडेविट भी लिया जाता है कि आप इस तरह की गतिविधियों में शामिल नहीं रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई कर्मचारी इस तरह का इसका दुरुपयोग करता है सोशल मीडिया का। यदि कहीं कोई कर रहा है तो फिर उसके लिए वो अच्छी बात नहीं है। सोशल मीडिया का जितना इस्तेमाल बढ़ा है तो इसको लेकर सवाल भी बढ़े हैं। ऐसे में सरकारी अफसर कर्मचारी सोशल मीडिया में क्या लिख सकते हैं और क्या नहीं, और कोई ऐसी बात तो बिल्कुल बैन होगी जिसमें सरकारी कर्मचारी सरकार, मंत्री और शासन के अफसरों पर व्यक्तिगत हमला करके विवादित कमेंट करता हो। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। अगले महीने गणतंत्र दिवस परेड में नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड के साहसिक खेलों पर आधारित झांकी देखने को मिलेगी। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी के मुताबिक झांकी का चयन एक एक्सपर्ट कमेटी ने उसके डिजाइन, संगीत, थीम और दूसरे कई पैरामीटर्स के आधार पर किया। इसमें उत्तराखंड की खास कला ऐपड़ भी नजर आएगी। उत्तराखंड समिति देश के 15 राज्यों की झांकी इस बार गणतंत्र दिवस परेड में देखने को मिलेगी। हल्द्वानी में आज सीएम पुष्कर सिंह धामी गोलापार के गुरुद्वारे पहुंचे, मत्था टेका। वीर बाल दिवस के मौके पर सीएम धामी ने वीर साहिबजादों को नमन किया। इस दौरान उन्होंने वाहिगुरु जी से पूरे प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। सीएम गुरुद्वारे में पहुंचे, मत्था टेका। वीर बाल दिवस पर पहुंचे हैं सीएम। हल्द्वानी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। वीर साहिबजादों को किया है नमन।
उत्तराखंड के पहाड़ों में जमकर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से सभी चोटियां ढक गई हैं और चक्राता क्षेत्र में भी भारी बर्फबारी हुई। चक्राता के लोखंडी, करनासर, देवबंद आदि जगहों पर भारी बर्फबारी हुई। भारी बर्फबारी के चलते नेशनल हाईवे 707A भी बंद हो गया है। लोखंडी के आसपास मोटी परत जमी होने के कारण गाड़ियां फंस रही हैं। नेशनल हाईवे को खोलने के लिए नेशनल हाईवे की टीम लगातार JCB मशीनों के साथ जुटी है। लंबे समय से अच्छी बारिश और बर्फबारी का इंतजार कर रहे किसान बागवानों को बर्फबारी होने से अच्छी फसल और फल उत्पादन में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फबारी ने सेब काश्तकारों के चेहरे खिला दिए हैं। सेब के पेड़ बर्फ से ढके हुए हैं, जिसकी तस्वीरें हर्षिल घाटी से सामने आई, जहां पर हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है और कई ग्रामीण रास्ते भी पूरी तरह से बर्फ से ढक गए हैं। सेब की फसल के लिए बर्फबारी काफी लाभदायक मानी जा रही है। अल्मोड़ा से हैरान करने वाली खबर, सर्दियों के मौसम में यहाँ जंगलों में आग लग रही है। चौबटिया रेंज के जोली गांव के जंगलों में आग लग गई है। आग फैलते हुए गांव के पास तक पहुंच गई, जिसके बाद आग बुझाने के लिए स्थानीय ग्रामीण और महिलाएं भी पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। सर्दी का सीजन जरूर चल रहा है, लेकिन कुमाऊं में बारिश और बर्फबारी नहीं होने से जंगलों में आग लग रही है, जो कि चिंताजनक मामला है। रामनगर के रिंगौड़ा गांव में बाघ का डर कम नहीं हो रहा। हालांकि विभाग ने बाघ को पकड़ने के लिए यहां पिंजरा भी लगाया है। साथ ही बाघ को पकड़ने के लिए ट्रैंकुलाइज करने की परमिशन भी विभाग ने ले ली है। गांव की तुलसी देवी को बाघ ने 18 दिसंबर को तब मौत के घाट उतार दिया था जब वो घारे में पानी लेने गई थी। अब ग्रामीणों का आरोप है कि वहां बहुत छोटा पिंजरा लगा है, विभाग के लोग वहां देखने तक नहीं आते। ऐसे में डर के साए में लोग हैं उसी जगह से पानी लाने को मजबूर है जहाँ बाघ ने हमला किया था। एक तो यहाँ पे पिंजरा लगवाया, अभी पिंजरे में कुछ अब आ रहा है नहीं, अपने देखने जा रहे हैं क्योंकि हमारे घर से तो कोई जा नहीं रहा है, क्योंकि हमारे घर में घटना घटी हुई है। बाकी गांव वाले उनके पीछे लगे हुए हैं और दूसरा इन्होंने जो पानी का कर रखा था उसका इस समय काम चल रहा है, काम जारी है मतलब उसका इस समय। रिंगोड़ा में लास्ट अभी 2-3 दिन पहले एक बाघ के हमले से तुलसी देवी नाम की एक महिला पे अटैक हुआ था और वो मर गई थी। तो उसके बाद हमने चीफ वाइल्ड वार्डन सर को लिखे थे अनुमति मांगने के लिए और अनुमति तुरंत मिल गया है हमें उस टाइगर को पकड़ने का, रेस्क्यू करने का, ट्रैंक्विलाइज करके या पिंजरे लगा के। हमने पिंजरे लगा दिया है और एक टीम भी गठित कर दिया है, वहाँ पे हमारा टीम तैनात है।